फौजी हैं मेरे साथ, वो हैं आज उनका भी समर्थन सीजेपी को मिला है। ये लोग आए हैं जो रिटायर्ड फौजी हैं, वो सीजेपी को समर्थन देने के लिए आए, इस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए आए हैं। पहले हम इनसे बात करते हैं, फिर मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। जी सर, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, किस लिए आप लोग यहाँ पहुँचे? सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं रिटायर्ड सैनिक हूँ, सूबेदार वीर सिंह चौहान, हरियाणा से आता हूँ और हम यहाँ पर इन बच्चों को समर्थन देने आए हैं। देखिए, जिस देश में 89 टाइम्स अगर पेपर लीक हो जाते हैं, जो कि क्योंकि शिक्षा मंत्री का ही पूरा उसी का अंडर में सारी चीज़ें, और उसके बाद में भी अगर ये इतनी रिजिड हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे। पहले के वक्त में नैतिकता थी नेताओं के अंदर, अगर हमें उस टाइम नौकरी में होते थे, बहुत छोटी सी उसमें सर्विस थी हमारी, तो सुनते थे कि अगर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे ऐसे मंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, इस्तीफा तक दिया। लेकिन आज इतनी बेशर्मी ओढ़ इन लोगों ने कि इतनी बार अगर पेपर लीक होता है तो आप उस पद पर रहने लायक नहीं है। और ये बेचारे यहाँ पर आए हैं तो इनको आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, पता नहीं कहाँ पाकिस्तान से, कहाँ चाइना से इनके तारे जोड़ जा रहे हैं। हो सकता है मुझे भी कहें, हो सकता है साहब को भी कहें। हैं, मेरे दादाजी सेना में रहे हैं, मेरे पिताजी 15 राजपूत में थे, मैं बंगाल इंजीनियर का सोल्जर हूँ और जहाँ पर भी रहा हूँ अपनी प्लाटून का टॉपर रहा हूँ। जिस इस्टेब्लिशमेंट में रहा हूँ वहाँ पर मेरा बेस्ट एंचोज, बेस्ट जेसोज का अवार्ड लिया मैंने। कहीं पर भी मेरी इंक्वायरी कर ले मोदी साहब, आप तो आपके पास तो पूरा महकमा है। हम कहीं पर भी हमने कभी गलत नहीं बोला, और हमने तो बीजेपी का वोट डाला साहब। लगभग 99% फौजियों ने तो बीजेपी का वोट डाला। हम भला बीजेपी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? लेकिन आप लोगों ने एक बिल्कुल अपनी नैतिकता खो दी है, बिल्कुल खो दी है। क्रूरता है, क्रूरता साहब। मैं कहता हूँ इतनी निर्दयी सरकार, इतनी क्रूर सरकार है। आप श्री राम के नाम पे आप आए, गौ माता के नाम पर आए, आपने ना गौ माता को जो है राष्ट्रमाता का दर्जा दिया, ना आपने मंदिर में देखो हैं कितने अरबों खरबों का घोटाला होगा। एक शब्द तो बोलिए। अरे अरुणाचल के अंदर एक सैनिक, कारगिल का सैनिक की पत्नी नंगा करके आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आप कितनी ही बेटियों के साथ हीनियस क्राइम हुए। मोदी जी, आपका एक लफ्ज नहीं सुना हमने, एक शब्द कहीं पर भी किसी बेटी के साथ में कोई अन्याय या दुर्घटना घटी है। आप क्यों खाली जनता को बड़ी बड़ी बात बोलना जानते हैं? क्या आप? ये पूरा देश आपकी करतूत से वाकिफ हो चुका है। वहाँ एप्स्टीन फाइल में जिस देश के मुखिया का नाम आता हो, पूरे देश का नाक कटवा दिया। और मैं खासकर मेरे जितने भाई हैं बीजेपी के, वो हमारे भाई हैं, मेरे दुश्मन नहीं हैं। हम भी बीजेपी के थे, वो मेरे भाई हैं। क्या आपके बच्चे, मैं उनसे विनती करता हूँ, क्या आपके बच्चे इन एग्जाम के अंदर आपके बच्चे नहीं जाते क्या? मैं मानता हूँ मोदी जी का बच्चा तो नहीं जाएगा, मंत्रियों के बच्चे तो नहीं जाएंगे, उनको तो देश के ऊपर कमांड करनी है, देश के ऊपर राज करना। उनके बच्चे क्यों एग्जाम में बैठेंगे? एग्जाम में तो आम पब्लिक का बेटा बेटी बैठेगा। तो आम पब्लिक, जब आप बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नॉर्मल कार्यकर्ता, बीजेपी को वोट देने वालों के जो बच्चे हैं, क्या उनके आपके बच्चे इस एग्जाम में नहीं बैठते क्या? आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। इन बच्चों को आप तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। थोड़ी सी हमारी विनती है कि भगवान से प्रार्थना कर सकते। ये तो राक्षस है साहब, इनको तो सद्बुद्धि आती तो भगवान दे ही देता। हम तो ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर आप में शक्ति है, आप में ताकत है, आपने बड़ी बड़ी शक्तियों को तोड़ा है, तो आप इसको देखिए। ये साहब अगर ये नहीं सुधरे ना, तो मुझे ऐसा लगता है इस देश में एक ये देश में क्रांति आएगी साहब, क्रांति आएगी साहब। ये देश उबल चुका है। एक फौजी कह रहे हैं, ये पर एक सीआईडी घूम रही, सीआईडी मिले थे भाई अभी हमें। मैं सीआईडी से विनती करता हूँ कि सीआईडी का काम क्या है कि जहाँ पर गलत काम हो बिल्कुल चेक करिए। अगर कोई गलत आदमी मिलता है, हम कहते हैं अगर यहाँ पर कोई मतलब पाकिस्तानी कोई एजेंट मिलता है, उसको फांसी पर लटकाइए, हम आपका साथ देंगे साहब। हमने देश की रक्षा करी, हम देश के साथ गलत कैसे होने देंगे? आप लटकाइए, उसको जांच करिए, लेकिन नाजायज बदनाम मत करिए। और मीडिया से भी प्रार्थना है कि कम से कम आप अपनी नैतिकता को, पहले के वक्त में मीडिया के ऊपर विश्वास करते थे लोग, आज विश्वास खत्म है। मीडिया ने तो पता नहीं क्या हो गया। अरे पैसा कहीं साथ नहीं जाएगा। बड़े बड़े किले यहाँ पर रह गए, लाल किले यहाँ तक जिन्होंने बनवाए वो नहीं साथ लेके गए, तो आपके साथ क्या जाएगा? पैसा सब चीज़ नहीं है, नैतिकता बड़ी चीज़ है। अगर यहाँ पर हम आए, सभी के सभी जितने भी हजारों लोगों ने इतना सम्मान दिया, सारे लोगों ने कहा कि फौजी भाइयों आप हो तो देश है। और हमें इस बात का सुनकर के अपने जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का, इस देश में जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था। इस देश का धरती का सीना चीर के किसान अन्न पैदा करता है, और किसान का ही बेटा सीमाओं पकड़ा होता है। सैनिकों की रोज एक सैनिक शहीद होता है भाई,
बताइए हम क्यों शहीद हुए? पाकिस्तान के सैनिक ने हमारी कोई ज़मीन तो नहीं दबा रखी, लेकिन अंदर से मेरा देश सुरक्षित रहे इसलिए हम अपनी जीवन लीला कुर्बान करते। सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की बात करी, वो भी नहीं दिया। यानी कि मैं कितनी बात करवाऊँ, नैतिकता बची नहीं है मोदी जी आप लोगों में और बीजेपी वालों आप लोगों में। विनती है आप देश इसको सत्ता को वैसे छोड़ दोगे तो ठीक है, नहीं तो देश आपको भगाएगा साहब। ये देश वीरों का देश है, ये कायरों का देश नहीं है, ये देश वीरों का है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु श्री के जिन्होंने कुर्बानियाँ दी ऐसे नहीं दिए, उनकी आत्मा रो रही होंगी कि हम गौरों को तो भगा दिया। और ये काले अंग्रेज उनसे ज़्यादा गद्दार हैं। इनको नेता कहना भी नेता शब्द की तौहीन है साहब। नेताजी इस देश में एक ही रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वही है नेता। में हम उन्हीं को सल्यूट करते हैं साहब। हम फौजी हैं, कुछ आदमी हमें भी गलत बता रहे हैं, कमेंट्स आते हैं। मेरी प्रार्थना है साहब आप लोगों से, तो सबको गलत बता रहे हो तो इस धरने को भी गलत बता रहे हैं ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं। भाई ये तो बहुत, मैं क्या बताऊं, देश के ऊपर इंसानों का तो राज नहीं, इस देश पे राक्षसों का राज हो गया। और जब मतलब जो उनके साथ हैं वो बल्ले बल्ले, जो उनके विरोध में है वो आतंकी हो गए, पाकिस्तानी हो गए, वो उनसे सवाल कर ले, वो गद्दार हो गया, पाकिस्तानी हो गया, देशद्रोही हो गया। मेरे 3 पीढ़ियों ने देश के लिए सेवा दी है, 3 पीढ़ियों ने। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे, चारों के चारों आर्मी में। मेरी दादी माँ वारदागिरी लेती थी और फिर भी आप पर सवाल उठा रहे हैं अगर आप धरने में शामिल। फिर भी सवाल उठा रहे हैं और मैं चुनौती देता हूं मैं, मेरी जांच कर लें, अगर सुई की नोक टिके इस वीर सिंह चौहान का, एक्स सूबेदार वीर सिंह चौहान का, इतना भी कहीं आपको फाल्ट मिल जाए ना, मेरे को फांसी लटका देना, मैं कह रहा हूं। और रही बात की मेरे को धमकियां मिल रही है कि पेंशन बंद कर देंगे, मैं भूखा तो नहीं मरूंगा नहीं। अगर मेरे साथ में गलत किया तो इस देश में बड़े बड़े क्रिमिनल छोटे पड़ जाएंगे। हम बता देंगे, हमें हथियार चलाना भूले नहीं, अभी हमने बड़ी ट्रेनिंग ले रखी है। हम भूल जाएंगे हमारे पीछे परिवार है। हम फौज में जाते हैं वहाँ भी भूल जाते हैं परिवार है, वहाँ देश ही दिखाई देता है, वहाँ देश की सीमा पर देश ही दिखाई देता है, हमें कुछ परिवार नहीं दिखाई देता। अगर हमें परिवार दिखाई दे तो देश का सैनिक शहीद नहीं होता, शहादत नहीं देता। तो हमें देश यहाँ पर, अगर हमें किसी ने कोशिश करी, देश सर्वोपरि है यहाँ पर, देश सर्वोपरि है, देश से ज़्यादा कुछ नहीं हमारे लिए। मेरा देश है तो हम हैं। और आज इस देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान। अरे गधो, तुम इसके अलावा आवश्यकता क्या है? कोई नौकरी नहीं, कोई शिक्षा नहीं, 1 लाख स्कूल बंद हो गए हैं। ये तो सोचते हैं कि देश जो है बिल्कुल अनपढ़ रहे और भेड़ बकरी जैसे डंडा, झंडी, छोटी डंडी लेके और उनकी रैलियों में घूमता रहे, और मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग इनकी रैलियों में जाते हैं वो, मैं कहता हूँ, इंसानियत के नाम पर कलंक है। वो इस देश के गद्दार हैं जो इनकी रैलियों में जाते हैं। सबसे ज्यादा माहौल आप लोग बनाते हो। जो एक अच्छा व्यक्ति खड़ा हो जाए उसके पास पैसा नहीं है, डकैतों के पास तो डकैती का पैसा है, और एक डकैत जीत जाएगा। और इस देश का सच्चा, मैं कहता हूँ, इतना ईमानदार व्यक्ति, उसको क्योंकि पैसा नहीं है भाई, हालत खराब है देश की। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हे देशवासियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप देखिए। ये सैनिक की, मैं नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा बोल रही है। मैं कोई बनावटी बात बोल रहा हूँ क्योंकि आत्मा, आदमी की आवाज़ से पता चल जाए। हम आत्मा से बोल रहे हैं साहब। हमने कभी देश के साथ कोई गद्दारी नहीं करी और देश बहुत कुछ आगे जाएगा साहब। ये बदलाव की आहट है, बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस देश के अंदर। नेताओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी साहब, नेताओं को। और ये नेता, मैं आगे डकैतों को नेता शब्द बोल दिया सब, सॉरी, नेता शब्द की तौहीन है। ये डकैत है साहब, ये नेता नहीं बोलना भाई इनको। नेता शब्द बोल के इनका मान सम्मान नहीं करना। ये डकैत है और डकैतों को डकैत, इनसे तो डकैत ठीक थे, वो अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। मैं तो सलूट करता हूँ जो डाकू, संभल के डाकू थे, वो बढ़िया थे इनसे। वो कम से कम अमीरों को लूट करके वो गरीबों में बांटते थे। ऐसा किससे सुने हमने? और ये तो ऐसे डकैत है, इनका पेट इतना बड़ा होगा, इनका पेट ही नहीं भरता। इनका तो पेट ही इतना बड़ा होगा कि पता नहीं कुआ है क्या है, इनका पेट ही नहीं भरता। सांसदों को खरीदने के लिए, सांसदों को खरीदने के लिए पैसा। और मैं एक चीज और कहने चाहता हूँ, आपने याद दिला दिया, जितने भी सांसद हैं जो अन्य पार्टियों के इस बीजेपी में जो आ रहे हैं, तुम बहुत बड़े गद्दार हो, जो अपनी पार्टी को छोड़ करके आज इन डकैतों के साथ आ रहे हो। तुमको देश माफ नहीं करेगा, तुम्हारा खून दूषित खून है। मैं कहता हूं तुम कायर हो, कायर। या तो तुमने जो बेईमानी का पैसे कमा रखा है, ईडी का धमकी देकर के, ईडी का छापा का धमकी देकर के इनको डरा करके बुलाया और पैसे का लालच देकर बुलाया। किसी भी प्रकार से आए, ये बहुत बड़े गद्दार है। मैं कहता हूं ये देश तुमको कभी माफ करने वाला नहीं है। जो इस पार्टी में आए हैं, जो चाहे आम आदमी पार्टी से आए हों, चाहे किसी भी पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से आए हों, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी से आए हों, ये सब के सब गद्दार हैं।
ये दूषित खून की औलाद है, मैं कहता हूँ। अगर मेरा जो बिगाड़ा जाए बिगाड़ देना। जितने आए हैं दूषित खून की औलाद है, मैं कहता हूँ। ये असली बाप की औलाद नहीं हो सकते। अरे फांसी लगाओ, लगेगी तो फांसी लगेगी, लेकिन डरना नहीं है। ये देश वीरों का देश है यार, है? अरे तुमने चुनाव लड़ा किसी पार्टी से, जनता ने किसी उम्मीद देकर के तुमको इन बीजेपी के खिलाफ तुमको वोट डाला, और आज तुम जाकर के दलाली करो बीजेपी में। अरे डूब के मर जाओ अगर थोड़ी सी लग जाओ तो इस पार्टी में आने वाले। एक सवाल मेरा इस समय बहुत बनता है, ऑपरेशन सिंदूर के समय जो 6 जवान हमारे शहीद हुए, उस समय संसद में जो रक्षा मंत्री चीख चीख के कहा कि शहादत नहीं हुई है, नहीं हुई है, लेकिन आज जो है अभी कुछ समय पहले वॉर ऑफ जो इंडिया गेट पर है, उन शहीदों के नाम दर्ज किए गए, तो कहीं ना कहीं उन शहीदों का अपमान है। ये अपमान तो नहीं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ये तो किसी का भी अपमान कर सकते हैं। जो शहीदों की शहादत को छिपा गया, जो सरकार, जो रक्षा मंत्री, वाह रक्षा मंत्री जी, मैं तो बड़ा सम्मान करता था कि मेरी बिरादरी से आप, राजनाथ सिंह, वाह वाह जी वाह, आप तो राजपूत नाम के जाति पे कलंक है भाई, हैं? अरे राजपूत को तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, है? राजपूत तो योद्धा होता है। अरे सच्चाई को बयान करते कि हाँ हमारी क्षति हुई भाई। क्या बात कर रही है, क्या राजनाथ जी, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप उन शहीदों की, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आहुति दे दी, और उसको भी छिपा के उन परिवारों पर क्या बीतेगी साहब, क्या बीतेगी आप। कमाल की बात है। ये बहुत गुंडे बदमाश लोग हैं, और गुंडे बदमाश का इलाज कैसे होता है ये देश अच्छे से जानता है, देश अच्छे से जानता है साहब। वक्त आ चुका है। मेरा सर आपसे सवाल है, मैं आपसे भी सवाल करूंगा, आपसे भी अभी मैं आता हूं। सर ये बताइए कि जिस तरह ये 15 दिन है ये छात्र जो है वो यहाँ बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, 7वां दिन आज अनशन का है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया, जबकि वो धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? और देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर इनको थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो इनको त्याग पत्र देना चाहिए, और अगर त्याग पत्र इन्होंने नहीं दिया तो ये जनता अगर इनको कुर्सी में बैठा सकती है, तो आज एक लाखों की जनता जब इकट्ठा हो रही है, इनको कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि ये देश वीरों का है। 144 करोड़ जनता के लिए चुने गए प्रधानमंत्री, ये इनका देश नहीं है, देश 144 करोड़ जनता के देश है। तो इस देश की जो जनता की जो आवाज़ है ये जाया नहीं जाएगी, इनको इसका भुगतान उगरना पड़ेगा। कहते हैं कि जब मुगलों का राज था तो कहते थे कि कई सालों तक उनका राज चला, मुगल चले गए, उसके बाद अंग्रेजों का राज आया, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, लेकिन जब राजगुरु भगत सिंह, मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग क्रांतिकारी इकट्ठा हुए, और तब भी करोड़ों की जनता थी उस समय, और वो मुट्ठी भर लोग थे, और अंग्रेजों के पास वो शासक थे, वो उनके पास ताकत थी, उनसे उन्होंने लोहा लिया। तो आज जो देश हमारा आज़ाद कहा जाता है, लेकिन असली माने में आज़ाद नहीं है। उन शहीदों की, उन क्रांतिकारियों की आत्माएं भटक रही हैं कि हमने इसी दिन के लिए गोरे अंग्रेजों को तो भगाया, लेकिन काले अंग्रेज हमारे यहाँ पे भर गए। तो मैं बीजेपी, कांग्रेस किसी की बात नहीं करता हूँ, इनके बच्चे पढ़ते विदेशों में, एक भी इनका बच्चा यहाँ पे वो धरने में बैठा हो तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये बस क्रांतिकारी हो चुकी। हम भी संपर्क में हैं उन सैनिकों के साथ, उन क्रांतिकारियों के साथ में, और जरूर से यहाँ पे आएंगे और इन बच्चों को हम न्याय दिलाएंगे, और एक न एक दिन इनको सत्ता से बेदखल हम करके रहेंगे, क्योंकि नैतिकता के आधार पे इतने दिन ये नहीं चलना चाहिए। इनको जो है त्याग पत्र दे देना चाहिए, तब हम मानते। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे थे, जब वो विदेश में जा रहे थे तो उनकी धोती फटी हुई थी, उनसे कहा कि आपकी धोती फटी, कम से कम नई धोती पहनो, आप विदेश में जा रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने उनके क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे देश के जो गरीब किसान मजदूर, वो बेचारे कपड़े नहीं पहन रहे हैं,
और हम ये कपड़े पहन करके जा करके वहाँ क्या दिखाएंगे? हम तो यहाँ तो लाखों रुपए का सूट पहना जा रहा है, ये विदेश यात्राएं जम के की जा रही तो है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति करते हैं। देश में जाए भाड़ में, इनकी अगर बस चले तो देश को भी बेच दें। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के नौसैनिकों ने हमारे देश के जो मर्चेंट नेवी के उन भारतीय जवानों को, भारतीय जो नाविक थे, उनको तीन को मार दिया, हाँ, नाविकों को मार दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के, रक्षा मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वहां पे चाटुकारी का काम करते हैं, इनको कोई पूछता नहीं। वहां पे ये वहां पे जाते हैं, जबरदस्ती गले मिलते हैं, इनको कोई गले नहीं लगाता। तो इस तरीके की जो मानसिकता वाले, ये बहुत ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। नाविकों की तो अलग बात है, 6 जवान जो शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनकी शहादत छुपा दी गई। बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक जवान और जो एक शहीद होता है जवान पे, वो देश के लिए शहीद होता है, न कि किसी जात, किसी धर्म, किसी मजाम के लिए, किसी पार्टी के लिए शहीद होता है। तो इसका छुपाने का, वो छुपाने के लिए जो इन्होंने किया है, देश का दुर्भाग्य है। इसकी घनघोर निंदा हम करते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तरफ तो 20 जो छात्र हैं, 20-21 छात्र हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। नीट का जो पेपर लीक हुआ, उसके तमाम जो देश में पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार जो पेपर लीक है वो है, इनको संवेदना प्रकट करने की बजाय जो नेता है, जैसे बीजेपी के अध्यक्ष है कुछ नितिन नवीन, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को इन्हें निपटाना आता है। यानी ये जो छात्र बैठे हैं उन्हें वो निपटाने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि आप सेना में जवान हैं, आप देश के लिए आपने कई लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। लड़ाइयाँ तो खैर नहीं लड़ी, लेकिन हाँ इतना है कि मेरा परिवार जो है सारा सैनिक ही रहा है। और पिछले, और आप खुद भी सूबेदार? मैं सूबेदार से रिटायर हूँ और चौथी पीढ़ी मेरी अभी सेना में सेवा दे रही है। मेरे पिताजी भी क्या नाम आर्मी में थे, ब्रिटिश टाइम पर तो 1925 में रिटायर हुए थे, इंडियन रॉयल डोगरा नॉर्फक रेजिमेंट में थे। और हम 3 भाई, तीनों के तीनों आर्मी से रिटायर हैं। और मेरे भी 4 बेटे हैं, जिनमें से 3 आर्मी के अंदर सर्विस करके वो भी रिटायर हो गए, अब पोता भी सर्विस में है। तो यानी कि मेरा पूरा परिवार सैनिक परिवार है। हमने सच्चाई, मैंने आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर में सर्विस किया है, हमने सच्चाई की ही ट्रेनिंग दी है, कहीं भी कोई गलत ट्रेनिंग नहीं, धोखे वाली ट्रेनिंग नहीं। क्योंकि हमारे पास जो है ट्रेनिंग का जो मकसद है वो ये है कि सैनिक को उतना मजबूत बनाना है जिससे कि देश के किसी भी 1 सेकंड के भी अगर कोई गलती हो गई तो उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसी बातें हमने समझा करके बच्चों को ट्रेनिंग दिया है और उनको सीमाओं पर भेजा है। मैं उस परिवार से हूँ। तो अभी जो पेपर लीक हो रहा है और उसके लिए जो सुसाइड किया है, मुझे तो बहुत दुख है, क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। और उन देश के नागरिकों को अगर हम कोई कीड़े मकोड़े समझ करके अगर छोड़ देते हैं तो ये बहुत दुख की बात है। इससे ये सिद्ध होता है कि ऐसा अगर इन लोगों को करना था तो इससे तो बढ़िया पहले अंग्रेज जो चला रहे थे शासन, उन्हीं कानून के तहत वो भी तो ऐसा अनर्थ करते थे। वो कौन सा कम होते थे, वो भी निर्दोष लोगों को फांसी पर टांग देते थे। अभी निर्दोष बच्चों को जो है ये उनको सुसाइड करना, ये एक उन हत्या से कम नहीं है, ये भी वो एक हत्या है जिसके कारण ये पेपर लीक हुआ। और उन बच्चों ने, भाई सुसाइड तो उसके अंतरात्मा में जख्म हो गया और जख्म इतना गहरा हो गया कि उसकी भरपाई नहीं कर पाया, क्योंकि जो पेपर जो स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने के बाद भी गेट पर जो है एक लड़की जो है 3 मिनट देरी से पहुंचती है तो वहां उसको घुसने नहीं दिया जाता है। अरे क्या मजबूरी ऐसी है, उस पेपर देने के लिए उसने पैसा दिया, उसने अपना टाइम लगाया, अपने जीवन को दांव पर लगाया कि भाई कोई अच्छा हो जाएगा, और उसके पिताजी को हार्ट अटैक भी हो गया। बताइए ऐसे उस प्रशासन की क्या कीमत है। वो प्रशासन, यहाँ व्यवस्था जो है बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा कमी आ गई है और उसकी बहुत ज़रूरत है सुधार की। और प्रशासन में भी ऐसी ही कमियां हैं जो प्रशासन ने इतना नहीं सोचा कि भाई ट्रांसपोर्ट में भी, नहीं तो ये पेपर देने का जो सिलसिला है वो नज़दीक से नज़दीक कराना चाहिए ताकि उसको जाने आने में कोई भी किसी प्रकार की बाधा ना हो। नहीं तो यानी कि पूर्व वाले को पश्चिम में एग्ज़ाम के लिए भेजते हैं, पश्चिम वाले को पूर्व में, दक्षिण वाले को नॉर्थ में भेज देते हैं, तो यानी कि वहाँ कोई गाड़ी लेट हो गई, ट्रेन लेट हो गई या जाम हो गया, बहुत आफत है। तो उससे बचने के लिए नज़दीक से नज़दीक
आप लोग पूर्व सैनिक है, एक आखिरी मेरा सवाल है, आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? हम सरकार को ये मैसेज देना चाहेंगे कि सरकार जो अभी धरने पर बैठे 7वां दिन चल रहा है, वो भी देश का एक नागरिक और बहुत ही मतलब अच्छा एक विद्वान व्यक्ति है और इसको संज्ञान में लेना चाहिए। इन बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय व्यवस्था बना करके इनको जो सही रास्ता है वो देना चाहिए, तभी हमारा भारत सबल और स्वस्थ बन सकता है। अगर ऐसे लीक करते रहे और जो भ्रष्टाचारी हैं वो आतंकी बन करके लोगों की जेब पर डाका डालते रहेंगे, उस प्रशासन को भी इसमें सुव्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था सही नहीं है। यदि न्याय व्यवस्था सही होती तो जो ये पेपर लीक हुआ है उनको दंडित करते, जिसकी गलती है उसको दंड दिया जाए, तभी ये जो है न्याय व्यवस्था सच्ची होगी, अच्छी होगी, सुव्यवस्था होगी, तो ये पेपर भी लीक नहीं होंगे। क्योंकि पेपर लीक होना एक भ्रष्टाचार की जड़ है और उस जड़ को खत्म करना सही न्याय व्यवस्था होगी तभी खत्म हो सकती है, वरना खत्म होने वाली नहीं। जी जी बताइए। मैं मीडिया बंधुओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मेरी आवाज़ बन के और देश के कोने कोने में भेजने का आप लोग जो काम करते हैं, आपकी इस ब्रॉडकास्टिंग से इस जनता को कुछ रिलीफ मिलता है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे सैनिक बेचारे जो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं उससे जो तनख्वाह मिलती है, तो रिटायरमेंट के बाद में उनको घर बनाने की जिम्मेवारी होती है, उनको बाल बच्चों को शादी विवाह की जिम्मेवारी होती है, तो अपना पैसा जो है उसमें लगाता है कि हमारे बच्चे यहाँ पे अच्छे एक सोसाइटी में रहें। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब चुनाव हो रहा था 2014 में, तब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आते जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी, कानून का राज होगा, जंगल राज खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार जीरो में रहेगा। लेकिन हम लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया कि भाई सरकार तो हमारे साथ में है, वो कोई एक अच्छे महापुरुष आ रहे हैं जो कि हमारा पैसा सेफ है। अंसल जैसे बिल्डर, जो इंटरनेशनल बिल्डर अंसल सुशांत गोल्ड सिटी में 6500 एकड़ ज़मीन पे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनको दिया। उन्होंने नक्शे पास किए और नक्शा हमें दिखाया गया कि यहाँ पे आपका प्लाट होगा, यहाँ पे विला होगा, यहाँ पे दुकान होगी, यहाँ पे ये होगा। लेकिन आज 15-15 साल से हो रहे हैं, किसी को घर नहीं मिला, किसी को दुकान नहीं मिले, और बैंक से लोन ले करके पैसा पेमेंट किया बिल्डर को, और वो आज EMI पेमेंट कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा, आपने ये भी कहा है कि अंसल को हम यहाँ से विदेश नहीं जाने देंगे और जहाँ पर भी होगा उसको पाताल से ढूंढ के लेके आएंगे और हम उन विक्टिम्स को उनका हक, उनकी जो है ज़मीन, उनका है हम दिलाएंगे। तो उसके भरोसे में 2 साल हो गया, 500 FIR अंसल के खिलाफ हुई जो पहले नहीं होती थी, योगी आदित्यनाथ जी के कहने पे हुई, लेकिन अभी तक का उसका कोई नहीं हुआ। मैं उनसे आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे विश्वास है कि आप जैसे जिस तरीके से उन गुंडे बदमाशों के यहाँ बुलडोजर चलाया है, वैसे ही इस बिल्डरों के खिलाफ इनकी संपत्ति जब्त करें और उनके बुलडोजर चलाएं, और जो लोग बिल्कुल नहीं मिला पैसा, प्लाट नहीं मिले, बेचारे किराए के घरों में रह रहे हैं, उनको न्याय दिलाने का आप काम करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। जी तो आपने